Good morning, class 5. Now, beta, open your science book. We have to discuss today chapter 7 of science book. The chapter is about air and its composition. Okay. Now, let us start. Beta, you know that air is all around us, means air हमारे चारों ओर पाई जाती है. बिना एयर के आप कहीं कल्पना ही नहीं कर सकते. आप सोचोगे कि मैंने कोई बॉक्स बंद करके रखा है, कोई डिब्बा बंद करके रखा है, कहोगे उसमें तो कुछ भी नहीं है. उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें एयर है. ओके. ये एयर जब धीरे धीरे बहती है तो आप इसको विंड कहते हो. जब बहुत तेजी से बहती है तो आप इसको स्टॉर्म कहते हो. ठीक है. तो विंड तो चलो अच्छी बात है, लेकिन स्टॉर्म जो है ना बेटा, ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, नहीं विनाशकारी. कहने का मतलब एयर का मूड ठीक है तो बहुत अच्छा है, और मूड बिगड़ गया यदि एयर का तो नुकसान भी पहुंचाएगा. ठीक है. अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. फर्स्ट प्रॉपर्टी, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. देखिए, कोई भी चीज जो मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके में मास होगा. एयर भी मैटर है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है. आप अच्छी तरह जानते हो. आप देखते हो, बैलून लो, पिचका हुआ बैलून, फुलाओ उसको, फूल जाता है ना. आपने एयर डाली है ना बैलून में, तो उस जो एयर आपने डाला उसने बैलून के अंदर जगह घेरी, इसीलिए बैलून फूल जाता है आपका. ठीक है. ट्यूब में आप हवा भरते हो, साइकिल में. इसके बाद जो है फुटबॉल होता है, उसमें हवा भरी जाती है. ठीक है. तो हवा भर के फुटबॉल क्या होता है, फूल जाता है ना. मतलब एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया. ठीक. अब आइए नेक्स्ट, एयर हैज मास. अब इसको कैसे देखा जाएगा कि एयर हैज मास, तो आप ये कॉपी देखिए. ठीक है. इस कॉपी पे मैंने क्या किया है, एक ये पतली सी कोई भी स्टिक टाइप का ले लिया है, बहुत महीन, जैसे झाड़ू का सीका होता है. उसके दोनों तरफ बैलून फुला के और ऐसे देखिए लटका दिया गया दोनों एंड पर, और बीच में इसको कहीं मैंने फिक्स कर दिया. ठीक है. दोनों तरफ ये फुला हुआ है तो ये बैलेंस रहेगा. अब हमने क्या किया कि पिन से, ठीक है, पिन से एक बैलून को पंक्चर कर दिया. अब देखिए, एक बैलून को पंक्चर कर दिया. अब ये स्टिक जो है वो डिसबैलेंस हो गई, क्योंकि जब पंक्चर किया तो इधर की हवा निकली, यानी मास कम हो गया इसका. ठीक है. और ये ऐसे ऊपर उठ गया. इससे प्रूव हुआ कि एयर में मास है. ठीक है. तभी तो ये हल्का हो गया, ऊपर उठ गया ऐसे. ये डिसबैलेंस हो गया. जब दोनों में भरा हुआ था तो ये बैलेंस था, ये स्टिक जो है. तो इससे प्रूव हुआ कि एयर में मास है, क्योंकि जो भरी हुई एयर थी हमने निकाला तो डिसबैलेंस हो गया. अब है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. अब इसके लिए ना आप ये देखिए कॉपी पर, आपकी बुक में लग रहा फिगर बनाना भूल गए हैं बुक वाले, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया उन्होंने. ये देखिए आप, ये सिरिंज है. ये देखे होंगे आप, उसमें इंजेक्शन वगैरह जब लगता है तो डिस्पोजल सिरिंज जो आती है उसको आप देख सकते हैं. तो होता क्या है कि पहले जो पीछे का होता है नॉब टाइप का, इसको अंदर की ओर ढकेलिए. जब अंदर की ओर ढकेलेंगे तो क्या होगा, सारी एयर सिरिंज में की सारी एयर बाहर आ जाएगी. ठीक है. सारी एयर सिरिंज में से बाहर निकल. अब यहाँ तक जब इसको हमने पहुँचा दिया और सारी एयर बाहर आ गई, अब इसको पानी में डालिए. ठीक. और अब इसको आप अपनी तरफ खींचना शुरू करिए. इसमें पानी चढ़ने लगा. क्यों?
इसमें पानी लिया है हमने। अब पानी क्यों चढ़ने लगा पता है? पानी जिस बर्तन में भरा है ना, तो वाटर के सरफेस पर एयर का प्रेशर पड़ रहा है, और उसी एयर की प्रेशर की वजह से एयर इसमें चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? क्योंकि खाली था ये, इसमें कुछ नहीं था। जब हमने एयर इसकी निकाल दिया तो ये बिल्कुल खाली हो गया, जगह हो गई इसमें। तो जब जगह हो गई तो एयर प्रेशर इस पर पड़ा, पानी पर, और पानी इसके अंदर भरता चला गया। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि हाँ, एयर जो है वो प्रेशर लगाता है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब इसके बाद आइए, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। जलने के लिए एयर की जरूरत होती है। तो इसके लिए भी आप मेरी कॉपी को देखें। देखिए यहाँ पर मैंने कैंडल जलाई हुई है, ठीक, दोनों कैंडल अच्छे से जल रही है। फिर मैंने क्या किया कि एक कैंडल को एक ग्लास जार से ढक दिया, ये है कांच की जार से कवर कर दिया, ढक दिया। अब जानते हैं क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ये कैंडल बुझ जाएगी, जबकि ये वाली जलती रहेगी। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको जार से ढक दिया तो ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट गया। अब अंदर जितनी ऑक्सीजन है उतनी देर तक तो कैंडल जलती रही। जब ऑक्सीजन खत्म हो गई बेटा, ऑक्सीजन अब इसको नहीं मिल रही है, तो कैंडल बुझ गई। यानी बर्निंग के प्रोसेस के लिए ये ऑक्सीजन जरूरी होती, एयर कह लीजिए जरूरी होती है, एयर में ही ऑक्सीजन है। फिलहाल एयर के बारे में ही आप पढ़ रहे हैं, तो आप जानिए एयर जरूरी होती है। अब यूजेस ऑफ एयर की बात है तो अच्छी तरह से आप जानते हो कि जैसे प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ही मिलती है उनको, ठीक। अच्छा, इसके अलावा तुम ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो, तुम्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एयर से ही मिलती है। फिर छोटे मोटे यूज भी है, जैसे कपड़े सुखाने के लिए एयर जरूरी है, बर्निंग के लिए बताया गया एयर जरूरी है, पतंग उड़ा के अपना मनोरंजन करते हो, अपने को एंटरटेन करते हो, उसके लिए भी एयर जरूरी है। छोटी छोटी जो नावें होती हैं वो भी चलने के लिए एयर की जरूरत होती है। पहले पाल वाली नाव चला करती थी, अब तो नहीं उतनी दिखाई देती है, उसके लिए एयर मस्ट होती है। अब है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, क्या है एयर में? तो कई गैसेस का मिक्सचर होता है एयर, जैसे ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर भी होता है इसमें, आर्गन, नियॉन, तमाम गैसेस इसमें होती है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल और जर्म्स भी होती हैं। और जितनी भी गैसेस हैं सबकी अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। तो कुछ मेन कंपोनेंट्स की चर्चा यहाँ पे की गई है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है छोटा सा आपको। नाइट्रोजन 78% होती है एयर में, और सबसे अधिक नाइट्रोजन ही होती है। ऑक्सीजन है 21%, और उसके बाद जितनी गैसेस होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन जो है तो बहुत रोल है इसका। यदि ये नाइट्रोजन नहीं होगा तो जानते हैं क्या होगा? बर्निंग का प्रोसेस बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होने लगेगा, और इवन जो हम सांस ले रहे हैं वो भी हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग के प्रोसेस को चेक करता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन आपको कैसे मिलता है, और भी तरीका है किस तरह से आपकी बॉडी में जाएगा। क्योंकि बॉडी में भी प्रोटीन के फॉर्म में जरूरी है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। तो बताया गया है कि जैसे कोई भी प्लांट या एनिमल मान लीजिए डेड हो गया, ठीक,
उसकी डिकेइंग होती है बैक्टीरिया के थ्रू, और वो जो भी डेड बॉडी है प्लांट या एनिमल की वो डिकम्पोज होता है, उसमें से जो नाइट्रोजन रिलीज होगी वो एयर में मिलेगी। ठीक है, ये सही है। लेकिन फिर कैसे यूज होगा, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं मिट्टी में जो एयर की फ्री नाइट्रोजन को लेकर के फ्री नाइट्रोजन को लेते हैं, एयर से फ्री नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रेट कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, और प्लांट के थ्रू वो नाइट्रेट कंपाउंड्स हमारी बॉडी में जाता है। ठीक, प्रोटीन बनाने में इसका मेन रोल है, और जो कि बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन है ब्रीदिंग के लिए बहुत जरूरी है, आपको पता है, और बर्निंग के लिए भी मस्त है, बिना इसके बर्निंग भी नहीं होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन आप भी अपने बुक में करिएगा। लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज एज अ फ्यूल इन रॉकेट। रॉकेट में ईंधन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं, तो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हो जैसे हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, जिन पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन दी जाती है। इसके अलावा देखो जो समुद्र के अंदर सी डाइवर्स, गोताखोर जो होते हैं, समुद्र में बहुत गहराई तक जाते हैं, या फिर जो लोग माउंटेनियर हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनके लिए भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं कि जहां उनको सांस लेने में दिक्कत होगी वो ऑक्सीजन ले लेंगे। तो इस तरह से यूज है ऑक्सीजन का, मेनली बर्निंग और ब्रीदिंग। फिर कार्बन डाइऑक्साइड पर आइए, तो देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए तो आपको पता ही कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, बिना इसके होगा ही नहीं। और भी यूज है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो सन के इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आप तक नहीं पहुंचने देगा, एटमॉस्फेयर को वार्मथ देगा। ये भी जरूरी है, एटमॉस्फेयर को वार्मथ देना भी जरूरी है। इसके अलावा देखिए ये भी बात कह दूं कि यदि बहुत ज़्यादा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आप सुन रहे होंगे आजकल एक वर्ड, तो यदि पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, जैसे कि तो तमाम व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं आजकल ना, तो इनके फ्यूल की बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिलता है। तो जब बहुत ज़्यादा इसका अमाउंट हो जाएगा तो भाई वार्मिंग भी ज़्यादा होगी, जो कि नुकसान करेगी और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। और आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ये रीज़न है उसका। इतने ज़्यादा व्हीकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल, एक एक घर में कई कई व्हीकल्स होते हैं, तो भाई क्या होगा, फ्यूल जलेगा तो CO2 प्रोड्यूस होनी है। अब आइए वाटर वेपर पर, तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होती है, उसी को हम लोग कहते हैं कि ह्यूमिडिटी है। तो जैसे कि जो कोस्टल एरियाज है, समुद्री किनारे का एरिया जो है, वहाँ पे वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होती है, जबकि डेजर्ट एरिया में आओगे तो बहुत कम होती है। ठीक है, वाटर वेपर मदद करता है वेदर को चेंज करने में, टेम्परेचर पर भी इसका इम्पैक्ट होता है, इसका प्रभाव होता है। इसके अलावा बहुत सी गैसें, जैसे कि पहले मैंने बताया छोटी बहुत कम मात्रा में, आर्गन, हीलियम, नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्रिप्टॉन, ये सब पाया जाता है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। वेल नोन है हीलियम, जैसे आप देखते हो ना कि मेले वेले में ज़्यादा दिखता है, बैलून वाले जो है वो उड़ने वाला बैलून जो बेचते हैं गैस भर के, उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, जो तुम लोग ये बोर्ड देखते हो
एडवर्टीजमेंट वाला या दुकान उकान लोग लगाते हैं, ग्लो करता है, तो उसमें नियॉन गैस का यूज होता है। ठीक है, मेटलर्जी वर्ड आपके लिए नया है, फिर भी बता दूं कि मिनरल्स जो होते हैं, जो जमीन के अंदर से मिलते हैं मिनरल्स, उनसे मेटल बनाने के लिए आर्गन का भी यूज होता है। ये सब गैसेस है। अब आइए एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर पे। देखिए क्या है एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर का ब्लैंकेट है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर। ये पूरा देखिए, ये अर्थ है आपकी, देख रहे हो ना, ये अर्थ है, ये ऐसे है, ये पूरा कंप्लीट है, हाफ दिखाया है, ये अर्थ है। अब अर्थ के चारों ओर इतना मोटा लेयर है, देख रहे हो, यहां से यहां तक, ये एटमॉस्फेयर है। इसके भी कई पार्ट होते हैं, ठीक है, कई लेयर्स होती हैं इसमें, कह सकते हो। हर लेयर को स्फीयर कहते हैं। अर्थ के सबसे पास की लेयर ट्रोपोस्फेयर होती है, और इसमें बताया गया है कि अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर तक ये होता है। ये काफी डेंस लेयर है, अर्थ के पास है, इसलिए काफी डेंस लेयर है, ये डेंसिटी ज्यादा है इसकी। और जैसे जैसे इस लेयर में ऊपर चढ़ोगे ना, टेम्परेचर डाउन होके -52 तक चला जाता है, -52। इसके ऊपर चलो तो स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री को ट्रोपोपॉज कहते हैं। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे ना, डेंसिटी कम होती जाती है। अच्छा, इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है और -3 तक पहुंचता है, ठीक। और क्यों टेम्परेचर इंक्रीज होता है? क्योंकि ये लेयर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि ये रेडिएशन यदि अर्थ पे पहुंच गई तो ये नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेयर में ओजोन लेयर होती है। यही ओजोन लेयर इन हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि कहते लोग कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है, और ये भी सुना गया बाद में कि हील अप हो रहा है, धीरे धीरे वो छेद बंद हो रहा है। तो क्यों छेद हो जाएगा? जब बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ये वार्मथ भी बढ़ जाएगी, नीचे पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो नीचे की पॉल्यूशन यानी अर्थ की पॉल्यूशन बढ़ने का इसके ऊपर असर आता है ओजोन लेयर। पॉल्यूशन कम होगा तभी लेयर हीलअप होगी। तो पॉल्यूशन के कारण ऐसा होता है कि ओजोन लेयर में छेद होता है। जब छेद हो जाएगा तो क्या होगा? जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है फिर अर्थ पे पहुंचने लगेगा और फिर हमें नुकसान पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इसलिए पॉल्यूशन को कम से कम करने की कोशिश हमें भी करनी चाहिए। और बहुत अच्छा तरीका है पॉल्यूशन को कम करने का कि अधिक से अधिक प्लांटेशन आप करिए। आपके पास छत है, आपके पास बालकनी है, थोड़ा छोटा सा भी गलियारा है, नहीं लगा सकते बड़ा, आप छोटे छोटे फ्लावर पॉट में, गमले में आप लगाइए पौधे, खिड़की पर रखिए, इस तरह से लगाने चाहिए आपको। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। देखिए मैंने मार्क किया है, प्लीज आप भी करिए। ये लेयर जो है ना, इसमें क्लाउड्स नहीं होती हैं। दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर कंडीशन, इसलिए फ्लाइट्स के लिए ये लेयर सुटेबल होती है। अब उसके ऊपर चलेंगे तो मेसोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच की बाउंड्री स्ट्रेटोपॉज है। अब आगे बढ़ेंगे, टेम्परेचर फिर डाउन होगा, -93 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये भी जानिए कि व्हाट इज मिडिल एटमॉस्फेयर, आपके क्वेश्चन में है ये। तो द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द मेसोस्फेयर आर टुगेदर नोन एज मिडिल एटमॉस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को मिला करके मिडिल एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और मेसोस्फेयर से भी ऊपर बढ़िए थर्मोस्फेयर आएगा, भाई इनका टेम्परेचर और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको अपर एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके भी ऊपर आयनोस्फेयर, इनका तो टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा ये लेयर,
ठीक है, आयन के फॉर्म में पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए एक्सोस्फीयर, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, कंटिन्यूअसली टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब एक्सोस्फीयर अपर मोस्ट लेयर है, एटमॉस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर। यदि अर्थ से इसका हम डिस्टेंस देखें तो नियर अबाउट 10,000 किलोमीटर्स, और डेंसिटी काफ़ी कम। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी तो कम होनी है। इस लेयर में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। ठीक है, और बड़े होंगे तो आप पढ़ेंगे कि सन में जो इतनी हीट पाई जाती है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का भी बहुत बड़ा रोल है। इनमें एक रिएक्शन होता रहता है और इससे बहुत एनर्जी रिलीज होती रहती है, हीट एनर्जी काफ़ी रिलीज होती रहती है। अब एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस की चर्चा ये कर रहे हैं, जो काफ़ी कुछ आपने पढ़ लिया है। भाई प्लांट्स के लिए भी जरूरी है, उनको CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए, फिर एटमॉस्फेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके हम लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहा है, तो हम लोग को डैमेज होने से बचा रहा है। एटमॉस्फेयर के कारण मेटियोराइट्स जो है वो अर्थ पे नहीं आते, अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए वाटर के मूवमेंट के लिए एटमॉस्फेयर एक मीडियम देता है। वाटर वेपर के फॉर्म में इसमें वाटर रहता है, नहीं तो पता चलेगा कि एटमॉस्फेयर ना रहे इस तरह से तो रेडिएशन इतना आ जाएगा कि वाटर बॉयल होने लगेगा, या इतना फ्रीजिंग हो जाएगा कि वो आप मतलब वाटर ऐसे फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, तो मॉडरेट रखने के लिए एटमॉस्फेयर जरूरी होता है। चेंज ऑफ वेदर एंड सीजन, पहले ही बताया गया कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है वही इस काम को करता है। ठीक है, ये सब बताया जा चुका। ऑक्सीजन, CO2 क्या करता है, सब बताया जा चुका। कहने का मतलब यदि किसी प्लेनेट पर, हमारे अर्थ पर यदि लाइफ है तो वो एटमॉस्फेयर के कारण है। यदि एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, लाइफ यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, तो इस लेसन को एक्सप्लेन कर दिया गया और मैं इसमें आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ। 8 क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट मैंने 4 क्वेश्चन सब में दिया है अभी होमवर्क के लिए, और मैं इसमें भी 4 ही दे रही हूँ, फिर 5 to 8 में बाद में सब में दूंगी। तो इस लेसन का भी आप, ये लेसन 7 था आपका। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आप लर्न एंड राइट करिएगा। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क प्रॉपर होना चाहिए, कॉपी आएगी। और होमवर्क को डायरी में जरूर नोट करिए ताकि मैं ये जान सकूं किस दिन आपने होमवर्क नोट किया है, कब आप तक होमवर्क पहुंचा है और आपने किया नहीं किया, ये वेरिफिकेशन हो। ओके बेटा, थैंक यू।